So our topic is sources of Muslim law. They can be divided into two headings. First is primary sources and second is secondary sources. इनको हम एंशंट एंड मॉडर्न भी कह सकते हैं, बट बिकॉज मुस्लिम लॉ के व्यू पॉइंट में जो कुरान सुन्ना है वो डिवाइन ओरिजिन के हैं. दैट इज़ वाई दे आर कंसिडर्ड टू बी प्राइमरी, while legislation, justice, equity and other sources are considered to be man-made, therefore secondary. So more appropriate headings क्या रहेंगी कि primary and secondary sources of Muslim law. तो primary sources हैं कुरान, सुन्ना, इज़्मा, क़ियास. तो कुरान जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद को एंजल गैब्रियल ने जो रिवील किया था, उन्होंने जैसा प्रीच किया था उन प्रीचिंग्स को, उनके टीचिंग्स को उनके फॉलोअर्स ने कंपाइल किया था कुरान की फॉर्म में. देन सुन्ना में जैसे प्रॉफिट अपनी लाइफ को कंडक्ट करते थे, द वे ही लिव्ड हिज लाइफ, दैट इज़ उसको दर्ज किया गया है सुन्ना में. अगर बात करें तो इज़्मा की, इज़्मा का मतलब होता है कि जो एल्डरली मुस्लिम्स होते हैं, जो जिनकी अच्छी रेपुटेशन है मुस्लिम कम्युनिटी में, उनका एक ग्रुप जो ऐसे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है जिसके रिगार्डिंग कुरान एंड सुन्ना जो हैं साइलेंट है, एंड वॉट एवर डिसीजन दे गिव इज़ कंसिडर्ड टू बी द सोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर. देन लास्ट प्राइमरी सोर्स इज क़ियास. क़ियास इज़ एनालॉजिकल डिडक्शंस. अगर हमारे पास वेरियस जो ऊपर सोर्सेज हैं जैसे कुरान है, सुन्ना है, इज़्मा है, मुस्लिम कम्युनिटी में जो वेरियस स्टेटमेंट्स हैं, व्यू पॉइंट्स हैं, लॉ पॉइंट्स हैं, उनमें से अगर कोई डिडक्शन निकाल कर हमारा जो डिस्प्यूट है जज के सामने या काजी के सामने उसका अगर हल निकल आए, तो हम उन एनालॉजिकल डिडक्शंस की हेल्प से, क़ियास की हेल्प से उस मैटर को सॉल्व कर सकते हैं. अब बात आती है सेकेंडरी सोर्सेज की. सेकेंडरी सोर्सेज में नंबर 1 पे है लेजिस्लेशन, नंबर 2 पे है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस, थर्ड इज़ जुडिशियल प्रेसिडेंट एंड फोर्थ इज़ कस्टम. So we will discuss legislation in detail. Legislation, as we know, is those laws that are passed by state legislatures or parliament at central level, and these laws in fact are supreme source of any law in India. अगर कहीं पे भी पर्सनल लॉ और कोई लेजिस्लेशन कॉन्ट्राडिक्ट करती है तो हमेशा पॉसिबिलिटी रहेगी कि अदालत जो है या कोर्ट्स जो हैं वो लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंगली चले. ये अलग बात है कि इंडिया में अभी तक ट्रेंड यही रहा है कि लेजिस्लेशन ज़्यादातर अगर कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है पर्सनल लॉज के, तो दोनों ही लेजिस्लेशन मतलब कि पार्लियामेंट मेड लॉज एज वेल एज द पर्सनल लॉज बेस्ड अपॉन रिलीजियस टेक्ट्स, ये पैरेलल चल रहे हैं आज तक. जैसे फिर भी कहीं ना कहीं अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन आए तो कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हो तो पॉसिबल है कि हम पर्सनल लॉज को इग्नोर कर दें. और इसका रीसेंट जो एग्जांपल है वो रहता है जो शायरा बानो वर्सेस स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट है, जिसमें ट्रिपल तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है. ऑफ कोर्स वो लेजिस्लेशन ने अभी पास नहीं किया था, तब बाद में ट्रिपल तलाक के ऊपर लेजिस्लेशन भी आ गई हुई है. तो अब वही मेन सोर्स रहेगी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ट्रिपल तलाक के रिगार्डिंग कुरान में आज भी लॉ है. ये अलग बात है कि मुस्लिम्स लेजिस्लेशन को सेकेंडरी सोर्स ही मानेंगे क्योंकि इसका ओरिजिन जो है डिवाइन नहीं है, मैन मेड है. बट अगर हम ओवरऑल एक व्यू देखें तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी पे भी एप्लीकेबल है और उनको भी इफ़ेक्ट करते हैं, जिनमें से बहुत सारे का एग्जांपल मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ. नंबर 1 पे आता है जैसे डाउरी प्रिवेंशन एक्ट 1961. अगर मुस्लिम्स पार्टीज़ डाउरी गिव एंड टेक करते हैं तो उनके ऊपर लीगल प्रोविजंस बिल्कुल वैसे लगेंगी जैसे बाकी कम्युनिटीज़ पे लगती हैं. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ हेयर इज़ मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 CRPC. अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि सेक्शन 125 जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का है, ये पार्टीज़ के रिलीजन के साथ नहीं जुड़ा हुआ. तो सवाल ये है कि क्या इसमें एक मुस्लिम वाइफ भी मेंटेनेंस मांग सकती है इस लॉ के अंडर. तो इसका आंसर हमें सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में दिया था येस में,
द केस वॉज मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम 1986, जिसमें एक मुस्लिम हस्बैंड ने कहा था कि मैंने अपनी वाइफ को तलाक देने के बाद इद्दत के दौरान उसको मेंटेनेंस दे दी है और उसके बाद मेरी लायबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि हमारा कुरान जो है सिर्फ इतना ही हमें लायबिलिटी फिक्स करता है, और जो मेरी वाइफ है बीइंग मुस्लिम वो 125 के अंडर मेंटेनेंस नहीं मांग सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसा नहीं है। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, जो कि अब प्रेजेंट लॉज में 144 ऑफ बीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दे आर एप्लीकेबल अपॉन ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। तो वो मुस्लिम वाइफ्स के ऊपर भी एप्लीकेबल रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि कुरान सेज दैट अ हस्बैंड शेल एंश्योर द मेंटेनेंस ऑफ हिज वाइफ ड्यूरिंग द इद्दत, विद इन द इद्दत, नॉट ड्यूरिंग द इद्दत, सॉरी, विद इन द इद्दत। इसका मतलब ये है कि उसको इद्दत के उन 3 मंथ्स के अंदर अंदर ही उसकी लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस का या तो इंतज़ाम कर दे वो, या उसको इतनी प्रॉपर्टी दे दे कि वहाँ से उसको मेंटेनेंस मिलती रहे। इसी तरह जो नेक्स्ट लॉ है दैट इज़ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। इसमें क्या है कि एज ऑफ मेजॉरिटी फिक्स की गई है 18 फॉर गर्ल्स एंड 21 फॉर बॉयज़। एंड अगर हम मुस्लिम लॉ स्टडी करें तो वहाँ हमें एज ऑफ प्यूबर्टी मिलती है 15 ईयर्स। एक्चुअली वो 9 ईयर्स है, बट ब्रिटिश एरा के दौरान चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट ने इस एज ऑफ प्यूबर्टी को इंक्रीज़ करके 15 कर दिया था। तो अब आप देखो कहीं ना कहीं लॉ ने मुस्लिम लॉ को इफ़ेक्ट किया है, तो ये लेजिस्लेशन सोर्स ऑफ लॉ है मुस्लिम लॉ का भी। देन कम्स स्पेशल मैरिज एक्ट। जो मुस्लिम्स हैं वो भी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर मैरिज कर सकते हैं। अब स्पेशल मैरिज एक्ट भी जो है वो एक सेकुलर लॉ है, जो पार्टीज़ के रिलीजन के साथ कहीं भी उसका कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, अगर पार्टीज़ इसमें शादी करते हैं तो दे विल बी गवर्नड बाय स्पेशल मैरिज एक्ट एंड नॉट बाय देयर पर्सनल लॉ। एंड लेटर ऑन जो उनके इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग केसेस होंगे वो भी इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंडर डिसाइड होंगे, ना कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में। इसी तरह डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, जिसमें 8 फॉल्ट ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स प्रोवाइड की गई हैं एक मुस्लिम वाइफ को। तो यहाँ भी एक लेजिस्लेशन ही सोर्स ऑफ लॉ बन रही है। इसके अलावा बहुत सारे लेजिस्लेशंस हैं इंडिया में जो मुस्लिम्स की भी फैमिली लॉ के सोर्स रहती हैं, जैसे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, वक्फ एक्ट है, पंजाब एंड हरियाणाज मुस्लिम श्राइन्स एक्ट है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली मुस्लिम वेमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट है 1986 के अंडर। इसको आप मोहम्मद अहमद खान जो शाह बानो बेगम की जजमेंट हमने पढ़ी उसके साथ ही हम इसको रीड करते हैं, क्योंकि इसमें भी वो सेक्शंस दिए गए हैं जो मेंटेनेंस से डील करते हैं, सेक्शन 3 and 4। देन मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, और इसको ज़्यादातर पॉपुलरली कहा जाता है शरीयत एक्ट 1937। इसके अलावा कास्ट डिसेबिलिटीज़ रिमूवल एक्ट 1850। अर्लियर क्या था कि अगर कोई मुस्लिम कन्वर्ट करता था या इस्लाम को रिनाउंस करता था तो अपने इनहेरिटेंस राइट्स को लूज़ कर देता था, बट अब दिस disability has been removed by this act of 1850. And then there is protection of women from domestic violence act 2005। तो जब हम इसकी एग्रीव्ड विमेन की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो आप देखो कि ये लॉ जो है ये भी सभी सिटीजन्स पे एप्लीकेबल है। तो अगर एक मुस्लिम वाइफ भी एग्रीव्ड विमेन की डेफिनेशन में कवर होती है तो उसको भी सारे रिलीफ्स मिलते हैं, चाहे वो प्रोटेक्शन ऑर्डर हो, बच्चों की कस्टडी हो, शेयर हाउस होल्ड के राइट्स हो, मेंटेनेंस के हक हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारी लेजिस्लेशंस जो हैं और बहुत सारी लेजिस्लेशंस भी हैं जो सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ हैं प्रेजेंट डेज में।